नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है, न विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम रूबरू होंगे श्रवण गर्ग जी से और जानेंगे कि अहमदाबाद में जो कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में क्या कुछ कांग्रेस पार्टी ने हासिल किया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी के हर अधिवेशन, हर कदम को एक तरीके से रबिश करने की कोशिश करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसके बारे में कहा जाता है कि शायद वो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी ध्वनियां, कुछ ऐसी बातें इस कांग्रेस के अधिवेशन से निकल रही हैं, जैसे कि पाथ टू सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय का रास्ता। ये कुछ नई ध्वनियां दिखाई पड़ रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि श्रवण जी इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी का ये अधिवेशन अपने आप में टाई फिस है, या फिर वाकई में इसमें कुछ परिवर्तन की हवा निकल रही है, कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव की बातें आ रही हैं, और इससे कांग्रेस पार्टी को आने वाले दिनों में कुछ संजीवनी मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी दोबारा पुनर्जन्म ले सकती है, पुनः बाउंस बैक कर सकती है। ये गहरे सवाल हैं, जानेंगे श्रवण जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही विशेष कार्यक्रम में। जी सर, बताएं। देखिए, मैं जो कांग्रेस के अधिवेशन 84 अधिवेशन हुआ अहमदाबाद में जी, उसके कुछ काफी चीजें देख रहा था, सुन रहा था। राहुल गांधी का भाषण या खड़गे जी का भाषण या और भी भाषण सुने, जो प्रस्ताव पास हुए, न्याय पथ प्रस्ताव या जो उसके लेकर चर्चा हुई, या गुजरात पर प्रस्ताव को लेकर चर्चा हुई। मैं कुल मिलाकर जो सोच रहा था, या एक दर्शक के नाते, श्रोता के नाते, नागरिक के नाते, कि अहमदाबाद से क्या निकला। मतलब अहमदाबाद से कुछ निकला कि नहीं निकला। दो चीजें निकलने की थी वहां से, या तो कोई संगठन निकलता या चुनाव लड़ने की तैयारी निकलती। क्योंकि राहुल गांधी जी ने जब पिछली बार अहमदाबाद गए थे, तब उन्होंने घोषणा की थी कि हमारा एआईसीसी का जो सम्मेलन है गुजरात में होगा, और हम यहाँ से संगठन आगे कैसे 50 सालों के लिए, 100 सालों के लिए बने, वो हम बात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, संगठन को बनाना इम्पोर्टेंट है। अब इसमें जो निकल कर आया, वो ये निकल कर आया है कि जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज हैं, वो फाउंडेशन होंगी, बुनियाद होगी, और उनकी नियुक्ति पर पूरा जोर होगा। मतलब वो कैसे उनको नियुक्त किया जाए। अब ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि ऊपर तो जो मंच पर बैठे थे तमाम लोग, मतलब खड़गे जी तो समझ में आता, अंबिका सोनी भी बैठी हुई थी, मुकुल वासनिक भी बैठे हुए थे, और राजगोपाल भी बैठे हुए थे, वेणुगोपाल भी बैठे हुए थे, केशव वेणुगोपाल, वेणुगोपाल भी बैठे थे। तो ऊपर तो पूरा का पूरा वही है, और आप डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज को चेंज करना चाहते हैं और उसको फाउंडेशन बनाना चाहते हैं। अब आप बॉटम टॉप जा रहे हैं कि टॉप बॉटम आपकी अप्रोच होना चाहिए, ये एक थोड़ा सा लगता है कि आप शोकेस क्या करना चाहते हैं। तो क्या ऊपर से आप शुरुआत नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, आपने पिछली बार जो कहा था राहुल गांधी ने, कि गुजरात का ही उदाहरण दिया था कि बीजेपी का स्लीपर सेल या बीजेपी के लोग कांग्रेस में हैं, वही जिताते हैं बीजेपी को और कांग्रेस को हराते हैं। और वो जो कहा था राहुल गांधी ने, वो बहुत जोरदार तरीके से प्रचारित किया गया था। तो क्या वो इतना प्रोमिनेंटली निकला क्या इस पूरी की पूरी जो सम्मेलन हुआ, या इतनी उठापटक हुई, इतनी बातचीत हुई, उसमें से निकला क्या। तीसरा जो मेरे मन में विचार आ रहा था पूरी चीजों सुनने के बाद, कि क्या बीजेपी का कोई ऐसा अधिवेशन होता, या आरएसएस का होता,
यह कम्युनिस्ट पार्टी का भी अभी हुआ, वो येचुरी जी के बाद पहली बार हुआ क्या? इसी तरह की कांग्रेस या कॉन्फ्रेंस या इस तरह का होता क्या जैसा हुआ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक बड़ी उम्मीद से इस चीज को देख रहा था जो आपने कहा, मतलब जो अपनी भूमिका में कहा कि कांग्रेस के पुनर्जन्म की बात आपने कही, या एक नई कांग्रेस का जन्म यहाँ से गुजरात से होगा क्या? अ, अ, इनके सरदार पटेल की 150वीं जयंती और गांधी जी 100 साल पहले अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, तो उस उपलक्ष्य में ये जो हुआ उसमें क्या हमको कोई नई कांग्रेस उभर कर दिखती है क्या? मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जो राहुल गांधी का जो कीनोट एड्रेस था पूरा का पूरा, वो लगभग वही था जो हर सभा में देते हैं। मतलब वो अंबानी अडानी पर आक्रमण, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर उनका कहना, उनकी विचारधारा क्या है, हमारी विचारधारा क्या है, विचार की लड़ाई है, वगैरह वगैरह उन्होंने कहा। पर मैं इसमें, आप कहेंगे कि क्या हमको कुछ इसमें कुछ पॉजिटिव चीज ढूंढना चाहिए क्या, या कुछ ऐसा ढूंढना चाहिए कि एक नई चीज इसमें से निकली हो, एक नई कांग्रेस का? मतलब मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ आशुतोष जी जी। कि कांग्रेस के मामले में कहूँ या सभी राजनीतिक दलों के मामले में कहूँ कि जो ऊपर से जो दिखता है कार्यकर्ताओं के बीच में या नेताओं के बीच में, वो असली नहीं होता है। मतलब एक थिंक टैंक अलग काम करता है पार्टियों में, जो वो चीज़ों को अलग दिशा में ले जाता है, और जो पब्लिक एक्सपोजर होता है पार्टियों का, वो एक अलग किस्म का होता है, क्योंकि थिंक टैंक की जिम्मे एक पूरा का पूरा फोकस वो रहता है कि कहाँ जाना है, क्या जीतना है, क्या हार सकते हैं। तो एक जो हमको इस अहमदाबाद की इतनी महत्वपूर्ण चीज़ों से क्या निकलता है, मतलब हमारे जो सत्य हिंदी के दर्शक हैं वो भी अगर जानना चाहें कि क्या निकलता है, तो मैं एक थोड़ा सा मेरे मन में जो विचार आया मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर मैं सही हूँ तो राहुल गांधी इनडायरेक्टली एक नए किस्म का पोलराइजेशन अब कांग्रेस के जरिए देश में करना चाहते हैं। वो पोलराइजेशन कितना सफल होगा ये देखने की बात है, क्योंकि उन्होंने तेलंगाना का उदाहरण दिया कि तेलंगाना में उन्होंने जाति कास्ट सेंसस करवाया, तो पता चला कि जो 90% लोग हैं वो पिछड़ी जातियों के हैं, ओबीसीज हैं, दलित हैं, माइनॉरिटीज़ के हैं, और 10% जो हैं मेजोरिटी कम्युनिटी के हैं। तो उनका कहना है कि ये पूरे देश की स्थिति है। फिर उन्होंने कहा कि जो पार्टिसिपेशन है, जो उनकी पुरानी थीम है कि सिस्टम में, ब्यूरोक्रेसी में, कैपिटल में, कारपोरेट में, मीडिया में, वो किसका आधिपत्य है। इसमें से जो मुझे लगता है, जो चीज़ लगती है कि राहुल गांधी ने एक जो महत्वपूर्ण बात जो उठाई इसमें, वो दो तीन चीज़ें उठाई। वो ये उठाई कि वक्त को लेकर उन्होंने बहुत ही बोल्डली चीज़ों को कहा, और खड़गे जी ने भी उस चीज़ को कहा, अंडरलाइन किया कि वक्त पर वोटिंग में इंडिया ब्लॉक के कुछ लोग अनुपस्थित थे, उसके बावजूद अपोजिशन को उसकी स्ट्रेंथ से या इंडिया ब्लॉक को उसकी स्ट्रेंथ से कहीं ज़्यादा वोट मिले। मतलब इंडिया ब्लॉक की स्ट्रेंथ 81 की है तो उनको 97 मिले अपोजिशन को राज्यसभा में, ये उन्होंने कहा। मुझे क्या लगता है, जो मैं चीज देख रहा हूँ, राहुल गांधी क्या उसको सक्सेसफुली कर पाएंगे, और वो अगर करते हैं तो क्या वो इस देश की राजनीति किस तरफ जाएगी। मैं भाषणों में नहीं जाना चाहता, जो उनका रेटोरिक है पूरा का पूरा। मैं राहुल गांधी के दो वाक्यों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक वाक्य ये है कि आप देखना आने वाले समय में
कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस के लिए क्या करने जा रही है, ये उन्होंने एक सेंटेंस ये कहा। अब मैं इसको पढ़ना चाहता हूं डिटेल में कि क्या इसमें क्या निहित क्या है, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, कि क्या कांग्रेस कुछ ऐसा कर रही है जो इस अधिवेशन में प्रकट नहीं किया गया या बताया नहीं गया। क्योंकि जो बताया गया है, जो बोला गया, जो प्रस्ताव आए कि जो पाथ टू सोशल जस्टिस का है, न्याय पथ का जो प्रस्ताव है, या गुजरात पर जो प्रस्ताव हुआ होगा, उसमें कोई ऐसी चीज है क्या? उसमें चीज ऐसी ऑब्वियसली अभी तो ऊपर तो नजर नहीं आ रही। क्या राहुल गांधी कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो आरएसएस और बीजेपी के लिए बहुत चौंकाने वाला होगा, या कुछ देश के लिए? तो हमको क्या प्रतीक्षा करनी चाहिए, पहली चीज ये। दूसरी चीज जो मुझे इसमें से मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये कि राहुल गांधी एक नए किस्म का पोलराइजेशन कर रहे हैं, और उसके लिए बहुत बड़ा मुद्दा उनको, राहुल गांधी को मिल गया है। वो कैसे मिला? बहुत ही इम्फेटिकली जो उन्होंने कहा, अभी तक तो वो कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे, दलितों की, पिछड़ों की, इनकी बात कर रहे थे। अब उनको लगा कि ये वक्त को उन्होंने रिलीजियस फ्रीडम पर बहुत बड़ा आक्रमण बताया, और इसके जरिए उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है उस पर प्रहार किया गया है, वक्फ बिल जो है। दूसरा उन्होंने जो कहा, इसके साथ जोड़ा, वो ये जोड़ा, ऑर्गेनाइजर में जो आलेख छपा, जो बाद में विड्रॉ कर लिया गया आर्टिकल, कि कैथोलिक चर्च के पास जो 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन है, 7 करोड़ हेक्टेयर का मतलब है कोई 15 करोड़ 16 करोड़ या और ज्यादा एकड़ जमीन जो है, उस पर भी नियंत्रण होना चाहिए, उसको भी सरकार अपने नियंत्रण में ले। ये जो ऑर्गेनाइजर का आर्टिकल था, जिसको राहुल गांधी ने बहुत एम्फेटिकली कहा, और राहुल गांधी ने फिर ये कहा कि जो हमारे सिख भाई हैं आगे पीछे, उनकी भी जमीन पर कब्जा हो सकता है। मैं क्या पढ़ रहा हूँ वो बता रहा हूँ। मैं ये पढ़ रहा हूँ कि राहुल गांधी बीजेपी का जो कोर है उसके खिलाफ, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, ओबीसीज हैं, मुस्लिम भी अब वक्त के कारण जुड़ गए, जो क्रिश्चियंस भी हैं जो थ्रेटन फील करेंगे, या आप ईसाइयों सिखों को भी डरा रहे हैं या उनको भी आगाह कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी का एक जो हिंदू मुस्लिम है, जिसके आधार पर वो सत्ता में आती है, उसके खिलाफ राहुल गांधी या कांग्रेस कोई एक इस ये तमाम जो समूह है उनको लेकर कोई पोलराइजेशन करना चाहती है? मैं बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं इसको पढ़ रहा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ कि जो बीजेपी की कोर स्ट्रेंथ अपर कास्ट है, हिंदूज है, और जो 10% है पूरे के पूरे सिस्टम में, तो क्या राहुल गांधी 90% को या 80% को कंसोलिडेट कर रहे हैं कांग्रेस के नेतृत्व में? तो वो अगर करना चाहते हैं तो कांग्रेस वैसी है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस का जो ऊपर का पूरा ढांचा है वो तो अपर कास्ट है। या जो मंच पर लीडर बैठे थे वो तो इस काम में सक्षम नहीं है, और आप जो बदलना चाहते हैं वो डीसीसी से बदलना चाहते हैं। तो मैं जो कैप्सूल में चीजों को रख रहा हूँ वो ये रख रहा हूँ कि आपका जो ऊपर का धड़ है वो तो अलग किस्म का है, आप नीचे के धड़ को बदलना चाहते हैं, और आपने जो एम किया है वो तो अलग है। उसके लिए ऊपर के धड़ की जरूरत पड़ेगी कि वो जो नीचे का वो जो तबका है जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, तो क्या ये जो उच्च वर्ग है कांग्रेस का, ये पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, ईसाइयों की
और सिखों की अगुवाई कर पाएगा क्या? ये एक मेरे मन में, ये पूरी की पूरी बहस को सुनने के बाद मेरे मन में एक विचार आया। दूसरा विचार ये आया कि यहाँ से चुनाव जीतने की क्या रणनीति निकली, केवल एक सेंटेंस के अलावा, कि खड़गे साहब ने कहा कि आप देखना गुजरात में हम अगला चुनाव जीत कर बताएंगे। आप जीत कर बताइए, आप 2 साल बाद चुनाव होगा तब जीत के बता देना। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने बिहार के बारे में क्या कहा, कि बिहार का चुनाव जीत कर बताएंगे क्या, या आपने केरल के बारे में क्या कहा, या बंगाल के बारे में क्या कहा, जो इमीडिएट है हमारे सामने, उसके बारे में आपने क्या कहा अपने वर्कर्स को? क्या उसी आपने कोई कॉन्फिडेंटली बिहार के बारे में कुछ कहा क्या? मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ आशुतोष जी, कि वो इस बात से करता हूँ कि पिछली बार मैंने आपसे चर्चा में एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का हवाला दिया था। अब वो प्लांटेड है कि जेन्युइन है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। उसमें एक दो लाइनें थी जो जिसने मुझे आकर्षित किया कि अगर आज की तारीख में इलेक्शन हो, चुनाव हो जाए लोकसभा के, तो बीजेपी को अकेले बीजेपी को 281 सीट्स मिल जाएंगी, पर और एनडीए को 343 मिलेंगी, ये उन्होंने कहा। पर मेरी जो नजर गई सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, वो 2 पॉइंट पर गई कि कांग्रेस को 78 सीटें मिलेंगी और इंडिया ब्लॉक को 188 मिलेगी। अब अगर 78 मिल रही है, 99 से आप नीचे कैसे गिर रहे हैं? और 188 मिल रही है, तो जो आपकी इंडिया ब्लॉक की टैली है, आज जो टैली है, उससे आप कैसे नीचे आ रहे हैं 220 से, या 222, 23? क्या हमको अहमदाबाद के कांग्रेस के अधिवेशन में कुछ इस तरह का कॉन्फिडेंस नजर आया क्या कि हम ये कर रहे हैं, जीत रहे हैं, हम अगले लोकसभा चुनाव में हम ये इस तरह से नजर आएंगे, या बिहार में या राज्यों के चुनाव में इस तरह से नजर आएंगे? आप जो मैंने पहले पॉइंट कहा कि आप डीसीसी को तो अपॉइंट करेंगे, फाउंडेशन बना रहे हैं, और वो घोषणा कौन कर रहे हैं? केसी वेणुगोपाल कर रहे हैं, जो आखिर में उन्होंने, मतलब हालांकि राहुल गांधी ने बोल चुके थे, खड़गे जी भी। क्या क्या कांग्रेस के पास जो, और या वो बोल रहे हैं जो हमारे माननीय न्यायविद हैं, राज्यसभा के बड़े वकील हैं, मैं नाम ध्यान नहीं आ रहा है, कि जो काम नहीं कर सकते उनको, सिंघवी जी, कि रिटायर हो जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक, तो भाई आप क्यों बोल रहे हैं यार? आपकी तो कोई अपील हो ही नहीं सकती इस बारे में। सचिन पायलट अगर ये कहे तो हमको जमता है कि भाई। दूसरा एक आखिरी पॉइंट ये है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान कहा, अरे भाई वो जूली जी कहाँ है, टीकाराम जूली जी बुलाइए। तो वो टीकाराम जूली जी राजस्थान के एमएलसी हैं, बड़े नेता हैं, और राहुल गांधी ने बहुत ही एम्फेटिकली उनको याद किया मंच से और बुलाया, वो थे नहीं। तो जूली जी का ये है कि वो मंदिर गए, और दलित हैं, वो मंदिर से आए, तो फिर बीजेपी के लोगों ने उसको धुलवाया, साफ करवाया। इसको खड़गे जी ने में इशू बनाया अपने भाषण में, राहुल ने। मेरा ये कहना है कि आपने इसको एक अखिल भारतीय मुद्दा क्यों नहीं बनाया? गांधी जी अगर होते, जिसकी जिक्र किया, तो वो, तो अगर हरिजनों के साथ ऐसा होता जैसा कि उन्होंने किया, कि वो हरिजनों को लेके मंदिर में घुस गए या प्रवेश करने पहुंच गए। अगर आप दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, क्रिश्चियंस को, सिखों को अपना वाहक कुरियर बनाना चाहते हैं, तो फिर आप लड़ाई के आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो उनको अपॉर्चुनिटीज को आप कैसे
बातचीत में या हम्म, केवल ओरल कंडेमनेशन से कैसे खारिज कर सकते हैं? क्या उसको एक अखिल भारतीय स्तर पर एक मुद्दा बना के लड़ाई का हथियार नहीं बना सकती कि राहुल गांधी कहेंगे मैं जा रहा हूँ अब आपको उन तमाम दलितों को लेकर उसी मंदिर में जा रहा हूँ कि आप करके दिखाइए। मैं ये कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन है आशुतोष जी, मैं गलत भी हो सकता हूँ और पर हम्म, कुछ मेरे ऑब्जर्वेशन सही भी हो सकते हैं। तो मैं सोचा कि अ, अ, आपके जो दर्शक हैं वो इस पर डिबेट जब करेंगे या डिबेट सुनेंगे, हम्म, जैसे मैं आपकी कल की डिबेट सुन रहा था कांग्रेस अधिवेशन पर आपने जो की थी, तो मैं उसको अब देख रहा था कि इसमें से निकला क्या है। हम्म, तो मुझे जो देखा, मैंने जो निकला वो मैंने कहा कि थोड़ा सा संक्षेप में ही सही आपके साथ शेयर हम्म। कर सकते हैं। तो आज की चर्चा हम इसी पर समाप्त करते हैं जी। थैंक यू सर, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.